हाँ जी, तो अभी तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया अपना ऑर्गेनाइजिंग में उसका डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन, उसका प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो टाइप के होते हैं हमारे, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि जितने भी टास्क, जितने भी जॉब्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट असाइंस टू ए स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव। मतलब आपका जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी टास्क हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग उसको डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। डिपार्टमेंट्स में बांट देना मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग उसको बांट देते हैं, और हर फंक्शन जो है असाइन किया जाता है किसी एक स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूटिव को जो उसको मैनेज करेगा। आफ्टर दैट ये इसका सुटेबिलिटी हम देख लेते हैं कि सुटेबल किस किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फंक्शन के बेसिस पे बांट सकते हैं। दूसरा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, और जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो ईजिली मैनेज कर लिए जाएंगे, वो एक इंसान भी मैनेज कर लेगा। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हमने डाइवर्सिफाई करना होता है। जो डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें हमें बांटना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और वो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर करता है। फिर इसका एडवांटेज क्या है? कब से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला एडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, और हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूटिव रहता है। सो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? अगर फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है जो फाइनेंस डील करता है, अगर वो प्रोडक्शन वाले के साथ काम करे, कितने इश्यूज क्रिएट होंगे। देखो, प्रोडक्शन वाले को चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए फाइनेंस, फाइनेंस कंपनी बहुत प्रॉपर एलोकेशन करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि कम से कम रिसोर्सेज लगा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाऊँ। तो उस सिचुएशन में फाइनेंस वाला बड़ा कंजूस होगा, और प्रोडक्शन वाले को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल, महंगा से महंगा मटेरियल। तो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसीलिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें बोलता है कि भाई देखो, सारे जितने भी फाइनेंस वाले एक साइड हो जाएं, प्रोडक्शन वाले एक साइड हो जाएं, सेल्स वाले एक साइड हो जाएं। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बनेगा। फाइनेंस वाले जितने एक ग्रुप में रहेंगे, सब फाइनेंस वाले रहेंगे, तो जो भी मैटर डिस्कस होगा सब मिलके एक साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन वाला भी कंजिक्यूटिवली सेम करेगा, सेल्स वाला भी सेम करेगा, और मार्केटिंग वाला भी सेम करेगा। नेक्स्ट, अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अवॉइड करता है। डुप्लीकेशन अवॉइड करना मतलब, मान लिया कि कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, मान लिया प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला एनालाइज करेगा कि भाई कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कौन क्वालिटी का चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये सब कुछ एनालाइज करके वो किसको प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस वाले को करेगा कि भाई देख, हमको इतना रिक्वायरमेंट है। चलो दूसरा सिनेरियो देखो, मान लिया दोनों साथ बैठे होते हैं। एक बार पहले प्रोडक्शन वाला एनालाइज करता, ठीक है, फिर उसी में फाइनेंस वाला भी बैठा होता साथ में, वो भी एनालाइज कर रहा होता। फिर जब फाइनेंस जो प्रोवाइड करने का टाइम आता, फिर उस समय बैठ के एनालाइज करते फाइनेंस वाले। दो दो बार एक ही काम किया जाता। अभी क्या हो रहा है? प्रोडक्शन वाला अपना जो एनालिसिस है वो करके एक बार में प्रोवाइड कर दे रहा है डिटेल फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके और डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर दे रहा है। तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होगा। फिर एज इन ट्रेनिंग, फाइनेंस फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में हमारे हुआ करता था, जब हम 9th-10th में हुआ करते थे, उस समय संस्कृत और हिंदी का सेक्शन बटा हुआ था कि जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो सेक्शन बी सी डी इसमें रहेंगे, और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो आपके ए या बी में या सी में रहेंगे। ऐसे कुछ सेक्शंस बांटा होता था। तो उस समय क्या होता था? फॉर एग्जांपल मान लिया दोनों साथ में होते हैं, साथ में होते तो संस्कृत वाला टीचर आता क्लास में, जिसका जिसका हिंदी है वो चले जाओ। अब वो बच्चे उठ के क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं स्कूल में, कितना दिक्कत होता। वैसे ही सेम अगर केस देखें तो अगर मान लीजिए कोई ट्रेनिंग चल रहा है, हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया, जो ट्रेनिंग है केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, अगर सब साथ में बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस,
सेल्स सब साथ में बैठे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या दिक्कत आएगी? प्रोडक्शन वाले ट्रेनिंग में फाइनेंस वाले को क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो बोला जाएगा फाइनेंस वाले चले जाओ उठ के। इससे बढ़िया भाई सिंपल अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दो, जिसका ट्रेनिंग है उसके डिपार्टमेंट में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। सो एज ऑफ ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट, प्रॉपर अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन कैसे? मैनेजर जो है हर एक फंक्शन में एक स्पेशलाइज मैनेजर रहेगा जो केवल उस डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, उस डिपार्टमेंट के ग्रोथ, उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। सो प्रॉपर अटेंशन। अब वहीं पे एक मैनेजर को कहा जाए कि प्रोडक्शन भी देख लो, मार्केटिंग भी देख लो, सेल्स भी देख लो, सब देख लो। क्या एक इंसान इतने सारे काम कर पाएगा? वो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, नहीं कर पाएगा। सो प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज क्या है? हमारा पहला डिसएडवांटेज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? अब देखिए, मान लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा हम कंपनी के लिए ज़रूरी हैं, फाइनेंस बोलेगा हम पैसा देते हैं, हम ज़रूरी हैं, मार्केटिंग बोलेगा तुम दोनों एक पैसा दे रहा है, एक प्रोडक्शन कर रहा है, हम सेल ही नहीं करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा हम सेल ही नहीं करेंगे, तो कैसे कंपनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा हम बेटर है। एंड मार्केटिंग वाले बोलेंगे कि सेल तुम कर भी पा रहे हो तो किस लिए कर पा रहे हो? क्योंकि लोग तुमको जान रहे हैं और जान रहे हैं मेरी वजह से, तो मेरा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट में आता है हमारा। दूसरा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा? अभी देखो, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से बेटर बनने का कोशिश करता है। विद इन डिपार्टमेंट तो आपका कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा, लेकिन इंटरचेंज बेसिस पे अगर हम देखें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है फाइनेंस को, मार्केटिंग को प्रोवाइड करना है सेल्स को, तो ये सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में कि मैनेजमेंट से ज़्यादा हमें ये मिले, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी मिले, इस बेसिस पे, इस वजह से क्या करते हैं कि बहुत से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते हैं एक दूसरे से, जो कि करने पे कंपनी को फ़ायदा होगा। सो इंटरचेंज बेसिस पे, अगर डिपार्टमेंट वाइज बेसिस पे दिक्कत हमारा ये आता है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा है हमारा रिजिडिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी कठोरता, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब भाई आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, मतलब क्या हुआ? ओके। तो रिजिडिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मान लिया आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बिठा दिया गया, मान लिया आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिठा दिया गया, अब सालों साल आप केवल उसी का काम कर रहे हैं। अगर फाइनेंस का ही काम आप सालों साल कर रहे हैं, तो क्या कभी भी आपको पता चल पाएगा कि मार्केटिंग कैसे होता है? कभी भी आपको पता चल पाएगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ किए जाते हैं? कभी नहीं पता चलेगा। सो ये आपका रिजिडिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो आपको ये रिजिड बना दे रहा है कि अगली बार भी अगर आप कहीं पर काम करेंगे तो फाइनेंस में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको क्या काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत डिफिकल्ट है किसी भी डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एक्टिविटीज़ हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और हर डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमने अपना काम सही से किया था, आप देख लो। इस चक्कर में दिक्कत ये आती है कि हम लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते अगर कोई भी अनसक्सेसफुल टास्क हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर ये क्या है भाई? ये क्या डिसएडवांटेज है? ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो फंक्शन स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो किया जाता है एम्प्लॉयज़ द्वारा। मे स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस मोर टू द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्चर। ठीक है। देखिए क्या ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, अब फंक्शन जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं कि हम बेटर, हम बेटर, हम बेटर, हम बेटर। इस चक्कर में सब ये भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल का मेन गोल क्या है। सब अपने अपने फंक्शंस को डेवलप करने में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डेवलप करने में, ग्रो करने में, बेटर परफॉर्म कराने में लगे रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है वो स्किप हो जाता है। सेकंड, हमारा जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोई भी कंपनी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस जो है, रिलायंस कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है? हमारा हो गया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जियो, इंडियन ऑयल बोल रहा हूँ, ऑयल, रिलायंस का जो पेट्रोल पंप वगैरह रहता है वो हुआ हमारा। फिर इसके बाद आपका रिलायंस और किस चीज़ में डील करती है? आपका इसमें क्या बोलते हैं, अरे कपड़ा, रिलायंस ट्रेंड, ये जो है
उसके बाद रिलायंस फुटप्रिंट, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब अगर प्रोडक्ट बेसिस पे अगर हम बिज़नेस को बांटते हैं तो वो हुआ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये सुटेबल होता है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईच प्रोडक्ट, और हर एक डिवीज़न को एक डिविजनल मैनेजर दिया जाता है जो पूरे डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हर डिवीज़न में फिर फंक्शंस भी बटे होते हैं। फंक्शंस मतलब वही पिछले वाले चारों, मतलब कौन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ठीक है। एंड देन ईच डिवीज़न एंड इट्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट, और हर डिवीज़न और हर उसके फंक्शनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिवीज़न के प्रॉफिट के लिए। इसके बाद ये कहाँ कहाँ सुटेबल होता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे लगते हों, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही हो कि वो और डिपार्टमेंट्स ऐड करेगी, यानी और नए प्रोडक्ट्स इशू करने वाली है, और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहत हो कि टू नो अबाउट प्रॉफिट अर्न बाय ईच प्रोडक्ट लाइन टू मेक मेजर डिसीजन ऑफ एक्सपैंडिंग, कंटिन्यूइंग और क्लोजिंग एनी डिवीजन। आप मान लीजिए 3-4 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पता लगाना है कि कौन से प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज होता है इसका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके सॉरी, सो पहला हमारा एडवांटेज होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का, वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इस मेथड में क्या होता है, डिविजनल मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शंस के लिए रिलेटेड टू इट्स डिवीजन, ठीक है। डिविजनल मैनेजर को क्या हम बोल दिया, सॉरी वंस अगेन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पहला एडवांटेज है मेरा। इसमें डिविजनल मैनेजर को हम लोग क्या करते हैं, वी मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू डिवीजन। इसमें हम लोग उसको दिस प्रोवाइड्स ओवरऑल नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट टू अ डिविजनल मैनेजर विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन इन अ। अच्छा एक सिंपल सा समझो इसको क्या है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि डिविजनल मैनेजर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस का मैनेजमेंट, सारे फंक्शंस का प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हर चीज़ को समझते समझते जो प्रोडक्ट मैनेजर है, जो डिविजनल मैनेजर है, वो इतना स्पेशलाइज हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कि इसका एडवांटेज क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। दूसरा, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। अगर मान लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिविजन्स नहीं बैठे हुए हैं, एक ही टेरेस के अंदर हम सारे प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस कर रहा है। तो अगर डिवीज़न बांट देते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोडक्ट जो है हमारा प्रॉफिटेबल है, ये प्रोडक्ट जो है हमारा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, और उसी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपैंडिंग, ग्रोथ या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस। आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस फंक्शंस में, वेरियस डिवीजन्स में। इसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, जो हमारा हर डिवीज़न में, अच्छा ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, अगर उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला जाए कि भाई आप बाइफरकेट करो कि कौन से प्रोडक्ट में आप कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उससे कितना रिटर्न आ रहा है, तो शायद उससे मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन अगर हमें उसे डिविजन्स में बांट दें एंड देन हर डिवीज़न का सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, तो ये चीज़ पता करना बहुत आसान रहता है, और इवन हमें पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सम अप करने में भी आसानी होती है। तो अगर हम डिविजन्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं हु आर डीलिंग इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो उसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर जो है बड़ा आसान, अभी मैंने बताया कि बड़ा आसान होता है इसमें पता लगाना कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सा लॉस मेकिंग है। उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन या फिर क्लोजर ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला डिसएडवांटेज होता है तुम्हारा डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट फिर से वही हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को, यहाँ पर डिवीजन स्ट्रक्चर है तो डिवीजन के बेसिस पे बांटा हुआ है, तो उस सिचुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा फंड प्रोवाइड करे, कौन तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कौन किससे बेटर है, ये चीज़ जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। दूसरा, मोर कॉस्टली, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉस्टली है।
क्योंकि हमारा देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने उसी में पहले 2 पार्ट में बांट दिया डिवीज़न के बेसिस पे। अब फिर डिवीज़न के अंदर में कई सारे फंक्शंस ले आए। तो जहाँ पर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था, वहाँ पर 3 प्रोडक्ट के लिए 3 अलग-अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं। तो हर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एम्प्लॉई होंगे, तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। आफ्टर दैट फिर हमें जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंस देने लगते हैं अपने डिवीज़न पे, ना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। वो क्या बोलेंगे कि अगर जैसे रिलायंस का फॉर एग्जांपल ले लूँ, तो रिलायंस का जो जियो कंपनी, जो जियो का सेक्टर है, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जो मैनेजर है वो ध्यान देगा कि मेरा सेल इंक्रीज़ हो, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। वो ये नहीं ध्यान देगा कि और रिलायंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो क्या है। वो अपने डिवीज़न को इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा, और ये एक दिक्कत आ सकती है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर में। ओके, सो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अच्छा, मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक बार में अगर 50 मिनट 30 मिनट का वीडियो हो जाता है तो पहले ही देखने में सब डर जाते हैं, भाई इतना लंबा वीडियो कैसे करें समरी वीडियो। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ, और मैक्स टू मैक्स 3 या 4 वीडियोज़ में आपका ऑर्गेनाइजिंग ओवर हो जाएगा।